हेलो एवरीवन, आई एम दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कंपटीशन। बेटा, यदि हम सीबीएसई क्लास 12 टर्म 2 की बात करें तो जिन बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उनके इंग्लिश केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो पेपर हैं वो खत्म हो चुके हैं। और बच्चों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगा कि इंग्लिश केमिस्ट्री और फिजिक्स हैं, तीनों के पेपर ईजी ही आए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आगे होने वाले जो पेपर हैं बायोलॉजी और मैथ्स, जो तुम्हारे मेन पेपर होंगे, तो वो भी तुम्हारे इजी ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटेजी कि मैथ्स में हम कैसे क्या पढ़ें कि हम 40 आउट ऑफ 40 फुल मार्क्स जो हैं वो अपने टर्म 2 के पेपर में गेन कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हर एक चैप्टर में कितने जो क्वेश्चंस हैं वो तुमसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हें करके जाने चाहिए, जिनसे जो क्वेश्चंस हैं उनके आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुआ कि जो भी सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था टर्म 2 में, है ना, टर्म 2 का जो सैंपल पेपर था उसी के अकॉर्डिंग जो है तुम्हारे मेन पेपर आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो केमिस्ट्री में सैंपल पेपर में पहला क्वेश्चन जिस चैप्टर से था, मेन पेपर में भी पहला क्वेश्चन उसी चैप्टर से ही आ रहा है। तो हम मैथ्स में भी ऐसा ही कुछ फॉलो करते हुए चलेंगे। हाँ, पेपर में ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए से ना होकर सेक्शन बी से आ गया तो चलेगा, लेकिन हम स्ट्रेटेजी है वो उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं जैसा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में हुआ है। टर्म 1 के जितने भी पेपर थे उनमें भी ऐसा ही हुआ था कि जो सैंपल पेपर थे, है ना, जो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन मान लो सेकंड क्वेश्चन यदि मान लो तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से था तो सेकंड क्वेश्चन मेन पेपर में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही आया था। तो इस टाइप का जो पैटर्न है वो हम इस वीडियो में फॉलो करते हुए चलेंगे। मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो तुम्हारा सैंपल पेपर का था। तो यदि हम वैसे तो सब बच्चों को आई थिंक चैप्टर्स तो पता ही होंगे कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो फिर भी मैं एक बार जो चैप्टर्स हैं वो उनका जो रिवीजन है वो कर देता हूं कि तुम्हारे पास पहला चैप्टर इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी। ये 6 जो चैप्टर हैं वो तुम्हारे पास टर्म 2 में हैं। यदि मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये तीनों जो चैप्टर हैं ये मिला के तुम्हारे 18 मार्क्स के आएंगे। ये वेक्टर और 3D जो है वो तुम्हारे पास 14 मार्क्स का आएगा और प्रोबेबिलिटी यदि हम देखें तो 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इतना आई थिंक सब बच्चों को पता होगा। यदि मैं सबसे स्कोरिंग यदि पार्ट की बात करूं तुम्हारे टर्म 2 के सिलेबस में तो वो है वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है कि बस तुम्हें थ्योरी रिवाइज करो, है ना, तुम थ्योरी में जितने भी जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करो, थोड़े से इनके क्वेश्चंस लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो वेक्टर 3D में जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि तुम करोगे मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो पेपर में तुम्हें कोई भी दिक्कत इनके क्वेश्चन में नहीं आएगी। ठीक है, आगे हम चल के देखते हैं कि व्हाट टू डू, कि हमें क्या क्या पेपर से पहले करना चाहिए। वैसे तो मैथ्स का पेपर जो है वो अभी काफ़ी टाइम है। मैथ्स के पेपर में आई थिंक 7 जुलाई को है वो तुम्हारा पेपर है मैथ्स का। फिजिकल एजुकेशन जिन बच्चों के पास है उनका पहले है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन है वो आराम से हो जाता है। तो मेन पेपर मैथ्स का ही है। आज से देखें तो 16-17 दिन जो हैं वो मैथ्स के लिए तुम्हारे पास बचे हुए हैं। फिर भी मैं बच्चों से यही कहूँगा कि तुम्हें थोड़ी सी भी ढिलाई उसमें नहीं बरतनी है, ढंग से पढ़ाई करो। मैथ्स में आउट जो तुम्हारे नंबर्स हैं वो लाने की तुम्हारी जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सीबीएसई ने तुम्हें टाइम भी उतना ही दिया है। तो देखो, पहली तो चीज़ ये है कि एनसीईआरटी तो सब बच्चों की कंप्लीट होनी ही चाहिए। एनसीईआरटी में जितने भी जो क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज मिला के सब जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के तो कंप्लीट तुम्हारे पास होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जिन बच्चों की एनसीईआरटी कंप्लीट है उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी लगाने चाहिए। मेनली यदि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे 3D ज्योमेट्री होगी, वेक्टर्स हो गया और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, इन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। हाँ, और एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व जो तुम्हारा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व जो टॉपिक है उसकी भी तुम्हें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनके यदि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो तो कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारे को बाहर से नहीं मिलने वाला। इंटीग्रेशन में तो फिर भी तुम्हें ये हो जाता है कि कोई इंटीग्रेशन चमक गया, पेपर में नहीं चमका मान लो कभी कभी तो वो छूट जाए, लेकिन इनके यदि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा बाहर से नहीं आएगा।
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी तुम्हें, मैं तो बोलूंगा सब चैप्टर्स के, क्योंकि इतना टाइम है, सब चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो तुम्हें लगाने चाहिए। सबके नहीं भी लगा पाओ तो इन 4 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो तुम्हें जरूर लगाने हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कई जो बच्चे जो कि जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मान लो लगा चुके हैं। तो यदि तुम ये दोनों चीज कर चुके हो, एनसीईआरटी पूरी निपटा चुके हो, पीवाईक्यूज भी निपटा चुके हो, तब तुम्हें क्या करना चाहिए, सैंपल पेपर्स जितने भी जो मार्केट में सैंपल, कई बुक्स हैं, है ना, बुक्स में काफी सैंपल पेपर्स हैं, नेट पे तुम्हें सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। जितने भी सैंपल पेपर मिलते हैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तुम्हें सोल्व करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मतलब जितने घंटे का तुम्हारा पेपर है उतने घंटे में ही तुम्हें सैंपल पेपर कैसे सोल्व करना है वो चीज तुम्हें आनी चाहिए, है ना। उससे तुम्हारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो तुम्हें सेट तुम्हारी हो जाएगी पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो लास्ट के 2 जो पॉइंट हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जिनको ये लगता है कि हमें कोई भी चैप्टर्स थोड़ा सा वीक रह गया हो या फिर तुम्हें रिवीजन की जरूरत है। तो रिवीजन के लिए क्या करें, जो हमारे चैनल पे वन शॉट वीडियो जो पड़े हैं, वन शॉट वीडियो है वो देखो। नोट्स बनाने की कोई जरूरत उनकी नहीं है, क्योंकि नोट्स तो सब बच्चों के पास आई थिंक अवेलेबल होंगे, है ना। जिन बच्चों को वीडियो स्लो लग रही है तो उनकी जो स्पीड है वो तुम 2x 1.5x पे तुम देख सकते हो, जिससे तुम्हारा टाइम जो है वो कम लगे और तुम ढंग से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो जो वन शॉट वीडियो जो हैं वो हमारे लगभग सब चैप्टर्स के अवेलेबल हो चुके हैं। मैथ्स के 2-3 चैप्टर के बाकी हैं, वो 1-2 दिन में तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो यूट्यूब पे जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसी चैनल पे जो प्रोवाइड किए गए हैं वो भी तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। उनमें ये है कि जिन टॉपिक से क्लास 12th की में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, वही जो टॉपिक्स हैं उनमें उठाए गए हैं। तो तुम्हें वो जो वीडियोज हैं वो भी जरूरी देखने चाहिए। 5th जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बच्चों के लिए। एक्चुअली यदि मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो ज्यादातर बच्चों को पेपर में दिक्कत होती है वो होती है केस स्टडी में, है ना। ज्यादातर दिक्कत होती है केस स्टडी में। तो केस स्टडी जितनी भी तुम्हें सोल्व करनी हो, है ना, जितनी भी तुम्हें केस स्टडी सोल्व कर सको उतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम केस स्टडी तुम्हें सोल्व करनी है, जिससे एग्जाम में केस स्टडी सोल्व करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। केस स्टडी में काफ़ी बच्चों को एग्जाम में दिक्कत आती है, उनकी जो थ्योरी जो होती है वो थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है तुम सोल्व करो। और यदि मैं केस स्टडी के जो टॉपिक से तुम बताऊं किस किस टॉपिक से केस स्टडी आने के चांसेस हैं, वो है तुम्हारा एक तो प्रोबेबिलिटी। सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वह तुम्हारा है कि केस स्टडी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही आएगी, क्योंकि सैंपल पेपर में भी प्रोबेबिलिटी से गिवन है। यदि प्रोबेबिलिटी से नहीं आई तो तुम्हारी जो केस स्टडी है वो आएगी 3D ज्योमेट्री से। 3D ज्योमेट्री से केस स्टडी आने के काफी कम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस, केस स्टडी की प्रैक्टिस के साथ तुम्हें 3D ज्योमेट्री की भी केस स्टडी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो तुम्हें पूरी फुलफिल करनी ही है। क्या क्या, एनसीईआरटी तुम्हें पूरी सोल्व होनी चाहिए, पीवाईक्यूज पूरी सोल्व होनी चाहिए, सैंपल पेपर्स का तुम्हें रिवीजन करते रहना चाहिए, ठीक है। यदि तुम ये सब कर लेते हो कि केस स्टडी की भी प्रैक्टिस ढंग से कर ली, यदि ये सब कर लेते हो तो मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 तुम्हारे आराम से आएंगे। और जैसा कि एक्सपेक्टेड है मैथ्स का पेपर भी तुम्हारा ईजी ही रहने वाला है, बशर्ते बस तुम कैलकुलेशन मिस्टेक पेपर में मत करके आ जाना। और ये थोड़ा मैथ्स के पेपर में ध्यान रखना कि मैथ्स के पेपर में कई बच्चे क्या करते हैं, स्टेप्स को खा जाते हैं। मतलब जो कैलकुलेशन है उसको मान लो एक स्टेप लिखी, उसके बाद मन में ही कैलकुलेशन सोच लेते हैं और जस्ट नीचे अगली स्टेप लिख देते हैं। मैथ्स के पेपर में ये ध्यान रखना, मेनली जो बच्चे जेईई एडवांस और मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेप्स को बीच में उड़ाने की जो आदत है उनकी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में तुम्हें स्टेप इसी हिसाब से लिखनी है कि सामने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को कुछ भी नहीं आ रहा, अपने को हर चीज़ समझानी है। कोई फॉर्मूला भी मान लो तुम यूज कर रहे हो, मान लो इंटीग्रेशन का कोई तुमने फॉर्मूला यूज किया, तो अगली जो स्टेप में जो तुम फॉर्मूला लिखोगे उसके आगे लिखना है कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। ऐसा करोगे तो एग्जामिनर नंबर तुम्हारे नहीं कट करेगा, उसको कहीं चांसेस ही नहीं रहने हैं कि तुम्हारे वो नंबर कट करे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने एक एक चैप्टर को उठाते हैं।
कैसे सैंपल पेपर में उनके क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हम देखते हैं, और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन चैप्टर में जो तुम्हें करने चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो अपना इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स है, उसमें दो टाइप के इंटीग्रल हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। टोटल 9 मार्क्स का जो चैप्टर है वो अपने को 9 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से अपने को मिलने वाले हैं। यदि इंडेफिनेट की बात करूं तो सेक्शन फर्स्ट में हमें सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन है, सेक्शन बी में हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं 5, 2 + 3। डेफिनेट की बात करूं तो सेक्शन सी का एक ही क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन इंडेफिनेट और डेफिनेट का। अब हम जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। तो यदि मैं इंडेफिनेट की बात करूं, इंडेफिनेट में यदि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो सबसे जो पहले आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो तुम्हें आना चाहिए। जो हम रखते हैं ना कि कभी साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, कभी कुछ को टी पुट कर देते हैं, वो तुम्हारे को आना चाहिए। फिर तुम्हारे को जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का एक जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे को एग्जाम में पक्का मिलने वाला है। ये जो है वो ध्यान से रखना, पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो तुम्हें ध्यान से आना चाहिए, ठीक से कर लेना। एक क्वेश्चन इसका पक्का मिलेगा और हो सकता है वो सेक्शन बी वाला ही क्वेश्चन हो। ठीक है, अब देखो जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है इस चैप्टर का, थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है तुम्हारे पास u इंटू वी वाला मेथड, है ना। u इंटू वी मेथड, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, फर्स्ट इंटू सेकेंड आइलेट मेथड से, वो वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसका फॉर्मूला है वो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, जिन बच्चों को मान लो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिन बच्चों का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मान लो कुछ भी नहीं हो रहा, उनको ये लगता है कि अपन क्या करें, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो जो बच्चों का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काफी वीक है उनको मैं ये बोलूंगा, उनको ये जो फॉर्म है वो पढ़ लेनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो है 1/क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन, है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में सब मिलेंगे, है ना। एक है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हें याद रहनी चाहिए। और तीसरा है रूट क्वाड्रेटिक का, चौथा, है ना। तो ये जो चारों जो एक्सप्रेशन है उनके जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए। रूट क्वाड्रेटिक का तो इंटीग्रेशन भूलना भी नहीं, क्योंकि यदि रूट क्वाड्रेटिक का यदि इंटीग्रेशन भूल गए, रूट क्वाड्रेटिक मतलब इस टाइप के x² - a² √a² - x² + a², इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है वो तो तुम्हें भूलने भी नहीं है, क्योंकि ये भूल गए तो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि एरिया का क्वेश्चन इसी इंटीग्रेशन से सोल्व होगा, ये ध्यान रखना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो चार जो टाइप है वो तुम्हें सोल्व करने आनी चाहिए। इनकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा ध्यान से कर लेना। मेन जो मैं बता रहा हूं वो है पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और u इंटू वी तो फिर भी तुम कर लोगे, और एक ये जो टाइप है ये थोड़ा ढंग से कर लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये टाइप होते हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से कर लेना। यदि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आऊं, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आएगा जो कि है 4 नंबर का। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में है वो चीज ध्यान रखना। एक है तुम्हारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है मॉडुलस ऑफ एफ का, है ना। यहां पे मोड के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, कोई भी लिमिट दे रखी होंगी। जैसे तुम्हारे को ऐसे दे देगा कि -1 से 2 x² - x dx का इंटीग्रेशन करो। इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हें सोल्व करना आना चाहिए। दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट यदि इसमें वो टॉपिक दूं, दूसरा जो इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारा ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितने भी जो क्वेश्चन है वो तुम्हें सोल्व करने चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये जो प्रॉपर्टी कहीं भी तुम्हें लगे उसके जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें सोल्व करने चाहिए। तो पहला, दूसरा, थर्ड यदि मैं पॉइंट बताऊं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, थर्ड जो टॉपिक है वो तुम्हारा होता है OD1 प्रॉपर्टी। OD1 प्रॉपर्टी जो होती है कि -a से a fx dx जो है उसका इंटीग्रेशन जो है ओड होता है तो क्या होता है, फंक्शन इवन होता है तो क्या होता है, वो वाली प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में 4, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 3 यदि कर लेते हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पक्का है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो पक्का क्वेश्चन या तो तुम्हारा इस वाली प्रॉपर्टी से आएगा या इस वाली प्रॉपर्टी से आने वाला है। ठीक है, ये काम हुआ अपना पहला चैप्टर इंटीग्रल्स का।
अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन तुम्हारे पास मिलेगा, वो है 4 मार्क्स का। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है तुम्हारा 4 मार्क्स का। इसमें कौन कौन से जो चीजें हैं, जो किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो तुम्हें करने की जरूरत है, वो होता है एक कर्व और एक लाइन का। जैसे YouTube चैनल पे जब तुम शॉर्ट क्वेश्चन देखोगे, वहां तुम देखोगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो करवाए गए, एक सर्किल का और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का, जैसे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पक्का कर लेना। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो तुम्हें मिलेगा, या तो एक सर्किल एक लाइन का मिल जाएगा या एक इलिप्स एक लाइन का मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। इनमें जो बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसका जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ अलग निकाला जाता है और यहाँ से यहाँ के रीजन का एरिया अलग निकाला जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है और इसमें क्वेश्चन आने के जो चांसेज हैं वो इसी वाले टॉपिक से ज्यादा है। बात समझ में आई? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को ढंग से करने के लिए एक तो तुम्हें बेसिक जो अपने जो कर्व हैं, उनके जो बेसिक जो अपने कर्व हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इनकी जो इक्वेशंस हैं, कैसे कर्व बनते हैं, ये तुम्हें आना चाहिए। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सब निकालने तुम्हें आने चाहिए। इतना सब कुछ आता है तो तुम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आराम से कर लोगे। इसमें तुम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स यदि खुद से ढंग से कर लेते हो तो तुम एग्जाम में आराम से पेपर करके आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि हम बात करें तो 5 मार्क्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी पेपर में। सेक्शन फर्स्ट में तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 5 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से? पहला है कि तुम्हें ऑर्डर और डिग्री पता होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो यदि हम टॉपिक देखें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि इंपॉर्टेंट है, वो होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी यदि मैं बोलूं तो 2 पॉइंट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि तुम्हें दोनों ही इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में मिल जाएगी, है ना। अपने इसी YouTube चैनल के शॉर्ट क्वेश्चन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिल जाएगी, एक है तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों यदि टॉपिक कर लेते हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो। इनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो थोड़ी कर लेना। ऑर्डर और डिग्री निकालने के थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो तुम लगा लेना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनके तरीके थोड़े ढंग से, इनके जो क्वेश्चन हैं थोड़े ढंग से लगा लेना। इनसे बाहर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला यदि हम चैप्टर देखें वो है वेक्टर अलजेब्रा। यदि मैं जितने भी 6 के 6 चैप्टर देखूं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो चैप्टर है वो है तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा इसलिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो या तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट से पूछे जाते हैं या तुम्हारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, और इन दोनों की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी से मतलब या ऐसे दे देगा ए डॉट बी इतना है, ए क्रॉस बी इतना है, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ऐसे कुछ पूछ लेगा। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे तुम्हें स्टेप्स लगानी होती है और तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाता है। वेक्टर और 3D के लिए मैं ये बोलूंगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो तुम लगा लो। थ्योरी है उनमें जितने भी जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ डालो, बाहर से क्वेश्चन इनमें नहीं बनेगा। कोई कॉन्सेप्ट इनमें नहीं छुपा हुआ कि जो तो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ। तो वेक्टर और 3D इन दोनों के यही सेम वो है कि तुम्हें एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है खासकर 3D ज्योमेट्री में वो तो तुम्हें पक्के ही पक्के लगाने हैं, उनसे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा हम देखें तो 5 मार्क्स का है। 3D ज्योमेट्री जो है वो बोर्ड्स में ज्यादा नंबर का होता है एज कंपेयर टू वेक्टर। तो यहाँ 9 नंबर का जो है वो 3D ज्योमेट्री आएगा। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन। टोटल यदि मार्क्स देखें तो 2 3 4 इज 5 तो इज 9। तो टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल जो मार्क्स हैं वो 9 आएंगे। 3D ज्योमेट्री में यदि मैं मेन यदि कॉन्सेप्ट बताऊं तो एज सच मेन 3D ज्योमेट्री और वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। बार बार कभी तो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन खास बात इनमें ये होती है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़े, है ना। दिमाग लगाने इन द सेंस पूरे जितने भी जो फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी में उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है ना। तो जो क्वेश्चंस हैं
वो इसी में से जो एनसीईआरटी है उन्हीं के एग्जाम्पल्स उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे आता है। तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं, और यदि इसमें ध्यान रखो तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है और प्लेन की इक्वेशन होती है वो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो तुम ध्यान से रख लो। तो इसमें इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी फॉर्मूलाज, फॉर्मूला करो, है ना, एनसीईआरटी के फॉर्मूला प्लस जो तुम्हारे पीवाईक्यू हैं वो करो। ठीक है, ये सब कर लोगे तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। लास्ट जो चैप्टर है वो अपना देखें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वैसे तो एक बहुत जबरदस्त चैप्टर होता है, लेकिन एनसीईआरटी में काफी इजी दे रखा है। इसमें बोर्ड्स में फिक्स है कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। 3 टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं, है ना, चौथा तुम्हें टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी के भी काफी कम चांसेस हैं आने के। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका सवाल हर साल आता है और इस बार भी आएगा, वो है तुम्हारी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का क्वेश्चन इस बार भी आएगा, पक्का आएगा, बेस थ्योरम को छोड़ना मत। ठीक है, एक है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन जो है वो पक्का तुम्हारे पास पूछा जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो 3 जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे पास पक्के तुम्हारे पास तुम्हें ढंग से करने चाहिए। यानी कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, खासकर बेस थ्योरम की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो तुम्हें ढंग से करनी चाहिए। तुम्हारे मैथ्स में नंबर फुल ही आएंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी जो टाइप की स्ट्रेटेजी थी, है ना, जो भी स्ट्रेटेजी थी कि क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो तुम्हें पढ़ने चाहिए, ये जो टॉपिक बताए हैं इनसे बाहर सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आएगा। ढंग से तुम्हें पढ़ाई करनी है, पेपर मैथ्स का इजी ही आने वाला है, जैसा कि पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश का हुआ है। ठीक है, और एक बात हो, जो बच्चे कंपटीशन से पढ़े हैं, है ना, कंपटीशन से जिन्होंने तैयारी की है, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स तुम जानते भी हो कि जो यहाँ पे पढ़ाया गया था उनसे बाहर कुछ नहीं आया है। मैथ्स में भी ऐसा ही होगा। जिन बच्चों ने लेक्चर ढंग से अटेंड किए हैं और जो हमने जो सीट्स जो प्रोवाइड की हैं उनसे बाहर जो क्वेश्चन है वो तुम नहीं जाएगा। जिस बच्चे ने कंपटीशन से पढ़ाई की और जो नोट्स और सीट्स यदि जिस बच्चे ने लगाई हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, उनको पीवाईक्यूज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए तुम पीवाईक्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम। बाकी जो हमारे जो 1 शॉट वीडियो जो बचे हुए हैं मैथमेटिक्स के शॉर्ट वीडियो जो बचे हैं वो तुम्हें डेली यहाँ पे प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट हो, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और खूब पढ़ाई करते रहो।